सीन स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी के माइनिंग एरिया से, जहां स्पिरिचुअल स्टोन्स के खजाने को पाके इंस्टीट्यूट वाले खुश थे। वहीं उनकी खुशी को ग्रहण लगाने के लिए, तबाह करने के लिए आ गया था सिल्वर सेंटीपीड। सिल्वर सेंटीपीड एक सेकेंड ऑर्डर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट था, जिसके स्पिरिचुअल पावर 1,20,000 था, जिसने अकेले ही पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन के स्क्वाड मेंबर्स को खत्म कर दिया था। खबर सुन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले पैनिक में थे। स्पिरिचुअल स्टोन अपनी एनर्जी की वजह से ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, और उसी अट्रैक्शन की वजह से स्पिरिचुअल स्टोन माइन में अब एक सेकेंड ऑर्डर का बीस्ट आ चुका था। स्पिरिचुअल स्टोन माइन में अब सिल्वर सेंटीपीड कब्जा कर चुका था, और उस सेंटीपीड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को निपटना अटमोस्ट इंपोर्टेंट था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने ट्रेन ब्रांच ऑफिस से इलीट फोर्स स्क्वाड को सिल्वर सेंटीपीड से निपटने को भेज चुके थे। दूसरी तरफ जीयू अपने आप को स्ट्रेंथनिंग कर रहा था। अपने 8 रूट्स को छोड़ जीयू अपने ज्यादातर ब्रांचेस और रूट्स को डेवलप कर चुका था। जल्द ही वो फर्स्ट ऑर्डर के पीक में पहुंचने वाला था। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होते ही वो सेकंड ऑर्डर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने वाला था, जहां जीयू सोच में पड़ा था कि सेकंड ऑर्डर में पहुंचने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगेगा, स्पिरिचुअल एनर्जी को छिपाने से भी नहीं छिपेगा, और जल्द ही वो इंसानों के सैटेलाइट से डिटेक्ट हो जाएगा। वहीं साउकिंग एक अर्जेंट न्यूज लेके आती है और सिल्वर सेंटीपीड से जुड़े सिचुएशन के बारे में जीयू को अपडेट करती है। साउकिंग बताती है कि सिल्वर सेंटीपीड 1,20,000 के स्पिरिचुअल पावर वाला मॉन्स्टर था, और अगर इंसान मिलके 1,20,000 स्पिरिचुअल पावर वाली बीस्ट के साथ जूझ सकते हैं तो जीयू का स्पिरिचुअल लेवल तो बस 16,000 है। इंसान स्पिरिचुअल स्टोन के साथ अपने बॉडी के स्ट्रेंथ को अपग्रेड कर रहे हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो स्पिरिचुअल स्टोन को यूज कर करके एक टाइम ऐसा आएगा जब इंसान जीयू और उसके बीस्ट के साथ कैचअप कर लेंगे। जीयू ये सुन घबराने लगा था। वो इंसानों से थर्ड ऑर्डर में पहुंचने से पहले उलझना नहीं चाहता था, पर अगर इंसान भी अपने पावर्स को अपग्रेड कर रहे हैं तो जीयू के सारे प्लान्स देखते ही देखते उसके सामने कोलैप्स होने वाले थे। क्योंकि सिल्वर सेंटीपीड एक सेकंड ऑर्डर का बीस्ट था, तो जीयू सोच में पड़ गया था कि इंसानों की सैटेलाइट अभी तक उसको डिटेक्ट कैसे नहीं कर पाया था। जीयू साउकिंग को और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में भेज देता है, जहां साउकिंग को अपने मास्टर को छोड़ बार बार इंसानों के बीच जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर अपने मास्टर की खैरियत के लिए, उसके कमांड को मानने के लिए साउकिंग को इंसानों के बीच इंफॉर्मेशन लाने जाना पड़ता था। वहीं साउकिंग को इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर से पता चल गया था कि म्यूटेंट बीस्ट आराम से अपने आप को स्पिरिचुअल स्टोन के बीच छिपा सकते हैं, अपने ओरा को, अपने एनर्जी को सैटेलाइट से छिपा सकते हैं। दूसरी तरफ फॉल्कन्स का झुंड एक क्वीन आंट को जीयू के हंट में हेल्प करने के लिए ले आए थे। जीयू को इवोल्यूशन पॉइंट्स गेन करने में हेल्प कर रहे थे। क्वीन आंट के पीछे पीछे आ गए थे क्वीन की पूरी सेना। एक तरीके से जीयू को फॉल्कन्स की वजह से पूरा एक फ्री का बुफे मिल गया था। क्वीन आंट और उसके आर्मी को मार के जीयू को टोटल 882 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए थे, जहां जीयू अपने आप को प्रिपेयर करने लगा था। अपने बाकी 8 रूट्स को इवॉल्व करते करते जोरदार पेन महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जीयू से दूर बर्फीली जमी हुई लेक के पास हनीपॉट बैजर घायल पड़ा था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि हनीपॉट बैजर मछलियों का शिकार कर रहा था, जब उसे एक ऑटर का फैमिली मिलता है। क्योंकि ऑटर्स भूखे थे तो हनीपॉट बैजर उनसे अपने फिश को शेयर करता है, और देखते ही देखते ऑटर्स का फैमिली और हनीपॉट बैजर एक दूसरे से घुल मिल चुके थे, दोस्त बन चुके थे। हनीपॉट बैजर ऑटर्स के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था, पर उसके एंजॉयमेंट को कोई बर्बाद कर देता है। उसके सामने ओटर के फैमिली को कोई कुचल देता है। हनीपॉट बैजर के सामने एक जायंटिक बीस्ट आ चुका था, जिसने ओटर के फैमिली को अपने पैरों तले कुचल दिया था। अपने न्यू फ्रेंड्स को ऐसे मरते देख हनीपॉट बैजर बौखला जाता है और जायंटिक बीस्ट पे टूट पड़ता है। पर एक हनीपॉट बैजर एक जायंटिक बीस्ट के सामने क्या ही कर सकता था। थोड़ी देर बाद स्काउटिंग करने वाले म्यूटेंट विंड वुल्फ्स को हनीपॉट बैजर की अधमरी शरीर मिलता है, जिसे वो हील करने के लिए जीयू के पास ले आते हैं। जीयू हनीपॉट बैजर की ये हालत देख उसे हील करने के लिए उसे अपने डायल्यूटेड स्पिरिचुअल पॉन्ड में डाल देता है, और गुस्से में म्यूटेंट रेड फॉक्स को और म्यूटेंट विंड वुल्फ्स को जमीन के कोने कोने को छानने को, उस बीस्ट को ढूंढने को लगाने ही वाला था कि साउकिंग जीयू के पास पहुंच जाती है, और वो जीयू को खबर करती है कि हाई लेवल के बीस्ट अपने ऑरा को, अपने स्पिरिचुअल पावर को स्पिरिचुअल स्टोन के बीच माइन के अंदर छिपा सकते हैं। तब जीयू अपने एरिया के अंडरग्राउंड रिवर के बारे में सोचने लगता है, अंडरग्राउंड रिवर की स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में सोचने लगता है। वो कंक्लूड होता है कि उनके एरिया में भी एक स्पिरिचुअल स्टोन से भरा हुआ माइन है, जिससे गुजर के रिवर अपने स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी को पा रहा है। और अगर ऐसा हुआ है तो जो बीस्ट हनीपॉट बैजर को घायल किया है वो कोई मामूली बीस्ट नहीं हो सकता। अगर वो बीस्ट अंडरग्राउंड एरिया से स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब किया है तो वो बीस्ट टोमाहाउक स्नेक से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा। जीयू तुरंत अपने प्लान को चेंज करता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके म्यूटेंट बीस्ट उस जायंटिक बीस्ट के सामने कुछ नहीं है, ना ही वो जायंटिक बीस्ट का कुछ बिगाड़ सकते हैं। जीयू सावधानी बरतने के लिए 3 ग्रुप्स बना देता है। पहला ग्रुप जो म्यूटेंट रेड फॉक्स और म्यूटेंट विंड वुल्फ से बना था, जिनको वो रिसेंट बैटल ग्राउंड में बीस्ट के बारे में पता करने को भेज दिया था। सेकेंड था फॉल्कन और क्रेन का ग्रुप, जिनको वो आसमान से पूरे एरिया को नजर रखने को बोल दिया था, यहाँ तक कि वाटरफॉल, केव्स हर जगह चेक करने को बोल दिया था।
था। तीसरी थी साउकिंग, जिसे जीयू रूट से अंडरग्राउंड रिवर तक एक होल बना के उसको स्काउटिंग करने को लगा दिया था। तीनों ग्रुप को एक ही कमांड दिया गया था कि किसी भी हाल में पहले उनको इन्फॉर्मेशन लाना था और एनिमी के साथ उनको टकराना नहीं था, लड़ना नहीं था। कैनियन के चप्पे चप्पे को छान दिया जाता है, पर स्काउटिंग बीस्ट को कुछ पता नहीं चलता सिवाय साउकिंग के, जो रूट्स का पीछा कर करके अंडरग्राउंड केव में चली गई थी। नीचे साउकिंग अंडरग्राउंड केव के स्ट्रक्चर को देख, उसके व्यू को देख सरप्राइज थी। चारों तरफ बस स्पिरिचुअल स्टोन के ढेर पड़े थे। उन्हीं स्पिरिचुअल स्टोन्स के बीच साउकिंग को दहाड़ सुनाई देता है, दहाड़ जिसे सुन साउकिंग कांप गई थी। दहाड़ जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी साउकिंग के मास्टर जीयू से कई गुना ज्यादा था। साउकिंग को हनीपॉट बैजर को मारने वाला, घायल करने वाला बीस्ट मिल चुका था, जो एक जायजेंटिक एलिफेंट टर्टल था। केव जो स्पिरिचुअल स्टोन से भरा हुआ था। स्पिरिचुअल स्टोन्स जो अंडरग्राउंड रिवर को अपनी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी, स्पिरिचुअल पावर दे रहे थे, और उसी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने के लिए जायंट एलिफेंट टर्टल अंडरग्राउंड केव को अपना घर बनाया था। जायंट एलिफेंट टर्टल स्पिरिचुअल केव के स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व कर करके फर्स्ट ऑर्डर की पीक में पहुंच चुका था और एक ब्लड ग्रास प्लांट की निगरानी कर रहा था। ब्लड ग्रास प्लांट जो स्पिरिचुअल स्टोन पे उगता था, स्पिरिचुअल स्टोन का कॉम्पेनियन था, एलिफेंट टर्टल का कॉम्पेनियन था और ट्रांसेंड होने के लिए, इवॉल्व होने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था। साउकिंग ब्लड ग्रास प्लांट को देख चुकी थी, वो जायंट एलिफेंट टर्टल को भी देख चुकी थी। वो श्योर हो गई थी कि यही एलिफेंट टर्टल उसके ब्रदर हनीपॉट बैजर को घायल किया था। क्योंकि साउकिंग एलिफेंट टर्टल की स्ट्रेंथ को जान चुकी थी, तो वो एलिफेंट टर्टल को और ज्यादा टाइम दे के इवॉल्व होने का मौका नहीं देना चाहती थी। साउकिंग एलिफेंट टर्टल के और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने से पहले, अपने फैमिली के लिए डेंजर बनने से पहले निपटा देना चाहती थी। साउकिंग छिप के ब्लड ग्रास को चुराने के लिए जायंट एलिफेंट टर्टल के पास पहुंचती तो है, पर जायंट एलिफेंट टर्टल की एक दहाड़ से, एक स्टॉर्म से साउकिंग ब्लड ग्रास के साथ दूर जा उड़ती है। साउकिंग कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि जायंट एलिफेंट टर्टल उसे देख पा रहा था। साउकिंग एक स्पिरिट सोल थी जिसे उसके मास्टर के सिवाय और कोई नहीं देख सकता था, और अगर जायंट एलिफेंट टर्टल उसे देख पा रहा था तो मतलब एलिफेंट टर्टल पावर में उसके मास्टर के बराबर या मास्टर से पावरफुल था। दूसरी तरफ जीयू अंडरग्राउंड केव में हो रहे कंपनों को महसूस कर पा रहा था। जीयू समझ चुका था कि साउकिंग के साथ अंडरग्राउंड केव में कुछ हो रहा था। वो अपने सेंटीपीड जैसे रूट्स को अंडरग्राउंड केव की ओर भेजने लगता है, फैलाने लगता है। तभी उसकी नजर डायलेटेड स्पिरिचुअल एसेंस के तालाब पे पड़ती है, तालाब जिससे हनीपॉट बैजर गायब था। और अगर जीयू का शक सही था तो हनीपॉट बैजर वहां पहुंच चुका था जहां उसे नहीं होना चाहिए था। अंडरग्राउंड केव में तबाही मच रही थी। जहां साउकिंग ब्लड ग्रास के साथ जायंट एलिफेंट टर्टल से भागने की कोशिश कर रही थी, वहीं जायंट एलिफेंट टर्टल साउकिंग को रोकने के लिए अपने पैरों को जमीन में पटक रहा था, अर्थक्वेक क्रिएट कर रहा था, तबाही मचा रहा था। अर्थक्वेक का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि पूरा का पूरा अंडरग्राउंड केव देखते ही देखते दह गया, और अर्थक्वेक का शॉकवेव दूर वुल्फ्स और फॉक्स की स्काउटिंग पार्टी को महसूस हुआ। साउकिंग और जायंट एलिफेंट टर्टल अब अंडरग्राउंड केव से बाहर आ गए थे, ओपन में आ गए थे। मौके का फायदा उठा के साउकिंग उड़ के भागने की कोशिश तो करती है, पर जायंट एलिफेंट टर्टल उसे ब्लड ग्रास के साथ भागने नहीं देता। जायंट एलिफेंट टर्टल अपने अर्थ एलिमेंट के पावर को यूज करके अपने चारों तरफ एक अर्थ स्पीयर बना देता है, एक बैरियर बना देता है, और ब्लड ग्रास को स्पीयर के अंदर अपने साथ ट्रैप कर देता है। तभी जोरदार स्पीड से कुछ एलिफेंट टर्टल के अर्थ स्पीयर को तोड़ते हुए एलिफेंट टर्टल के पास पहुंच जाता है। जब साउकिंग गौर करती है तो स्पीयर के अंदर वो हनीपॉट बैजर को पाती है। हनीपॉट बैजर बहुत गुस्से में था और अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए आया था। हनीपॉट बैजर सेकंड राउंड के लिए तैयार था। साउकिंग हनीपॉट बैजर को चीख चीख के रोकने की कोशिश कर रही थी, पर हनीपॉट बैजर साउकिंग की एक ना सुना। वो पागलों की तरह एलिफेंट टर्टल पे अपने जोरदार स्पीड से अटैक करने लगा। एलिफेंट टर्टल को अपने पैने दांतों से काटने लगा, अपने क्लॉस से एलिफेंट टर्टल के बॉडी को खुरेदने लगा, पर वो एक फर्स्ट ऑर्डर के पीक के बीस्ट के सामने क्या ही कर सकता था। देखते ही देखते हनीपॉट बैजर के दांत टूट गए, उसके क्लॉस उखड़ गए, पर फिर भी हनीपॉट बैजर टस से मस नहीं हुआ। वो ऐसे ही एलिफेंट टर्टल के सामने डटा रहा। हमें यहाँ पे पता चलता है कि हनीपॉट बैजर अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया में मिलने वाला एक कार्निवरस वीजल का प्रजाति है, जो एक बदला लेने वाला खूंखार जिद्दी प्रेडिएटर है। वो कभी कभी अपने से बड़े शिकार को भी, बीस्ट को भी चैलेंज करने के लिए फेमस है। वो दुनिया का सबसे बड़ा फियरलेस क्रिएचर है, और वही जिद्दीपन और फियरलेस गुण के कारण हनीपॉट बैजर एलिफेंट टर्टल से लड़ रहा था। देखते ही देखते हनीपॉट बैजर एनर्जी से ग्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क से हनीपॉट बैजर अपने आप को घेर लेता है और एलिफेंट टर्टल की तरफ पूरे गुस्से से फुल स्पीड से चारों तरफ से हमला कर देता है। अपने लाइटनिंग अटैक से एलिफेंट टर्टल को फ्राई करने लगता है। अपने भाई जैसे हनीपॉट बैजर से इंस्पायर होकर साउकिंग भी बैटल में कूद जाती है। अपने टेलीपैथी और टेलीकाइनेटिक पावर यूज करके स्टोन्स उठा के एलिफेंट टर्टल पे पटकने लगती है। थोड़ी देर के लिए माहौल ठंडा हो जाता है, एलिफेंट टर्टल शांत हो जाता है। एलिफेंट टर्टल को शांत देख साउकिंग और हनीपॉट बैजर सोचने लगते हैं कि वो जीत गए हैं। वो जीत का खुशी मनाने लगते हैं, पर उनकी खुशी बस 2 पलों के लिए था। एलिफेंट टर्टल अब उठ खड़ा हुआ था और फुल पावर में
आ चुका था। एलिफेंट टर्टल के एक ही झटके से हनीपोट बैजर 200 मीटर दूर जा गिरा। ये सब देख साउकिंग भला कैसे शांत रहती। वो बड़े बड़े पत्थरों को उठा के एलिफेंट टर्टल पे हमला कर देती है, पर एलिफेंट टर्टल की जायंटिक बॉडी के सामने कुछ पत्थर तिनके जैसे थे। एलिफेंट टर्टल एनॉयड होके, गुस्सा होके एनर्जी बीम से साउकिंग को टारगेट करता है, पर उसके अटैक से पहले हनीपोट बैजर आके एलिफेंट टर्टल के फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। एलिफेंट टर्टल के अटैक को फेल कर देता है। हनीपोट बैजर इतना जिद्दी था कि अपने आखिरी सांसों में भी वो लड़ने के लिए तैयार था और एलिफेंट टर्टल को हमला कर दिया था। हनीपोट बैजर के बार बार उठ खड़े होने से एलिफेंट टर्टल गुस्सा होने लगा था, वो भड़कने लगा था। हनीपोट बैजर को अपने पैरों तले कुचलकर एलिफेंट टर्टल उसे मौत की नींद सुलाने ही वाला था कि एक भारी भरकम लॉग से मार खा के एलिफेंट टर्टल 200 मीटर दूर जा गिरा था। मार का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि अर्थ स्पीयर में क्रैक हो गए थे। अर्थ स्पीयर के अंदर अब जीव के लेवल 2 के सेंटीपीड जैसे रूट्स पहुंच चुके थे। रूट्स अब टोमाहाउक स्नेक का जायंटिक रूप ले लिए थे। रूट्स इतने विशाल और जायंटिक हो गए थे कि खुद जायंट एलिफेंट टर्टल भी उनके सामने एक कीड़े की तरह लग रहा था। रूट्स अधमरी हनीपोट बैजर को जकड़ लेते हैं और अर्थ स्पीयर में चारों तरफ फैलने लगते हैं। तुरंत जीव साउकिंग से कनेक्ट होकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन यूज करने को बोलता है, उसे बैटल का व्यू दिखाने को बोलता है। फर्स्ट ऑर्डर के पीक के जायंट एलिफेंट टर्टल और जीव के बीच बैटल शुरू हो जाता है। एलिफेंट टर्टल फर्स्ट ऑर्डर के पीक का बीस्ट था, जिसकी डिफेंसिव एबिलिटी बहुत ज्यादा था और अर्थक्वेक उस टर्टल का स्पेशल एबिलिटी था। एलिमेंट एट्रीब्यूट्स के साथ एलिफेंट टर्टल एक कड़ा दुश्मन था और अभी तक अंडरग्राउंड केव में स्पिरिचुअल स्टोन्स के बीच रह के अपने आप को वो जीव के नजरों से छिपाया रखा था। एलिफेंट टर्टल अपने आप को सीक्रेटली इवॉल्व कर रहा था और ये बात जीव अच्छी तरह से समझ चुका था। हनीपोट बैजर बहुत घायल हो चुका था और जीव के सेंटीपीड जैसे रूट्स में जकड़ा हुआ था। जीव को देख हनीपोट बैजर डर से कांप रहा था। हनीपोट बैजर श्योर था कि जीव उसे उसकी बेवकूफियों के लिए डांटने वाला है, उसे मारने वाला है, पर जीव ऐसा कुछ करता नहीं। उल्टा वो हनीपोट बैजर को शाबाशी देता है, उसकी तारीफ करता है, क्योंकि हनीपोट बैजर एक फर्स्ट ऑर्डर के ट्रांसेंडेंट से लड़के जिंदा था। जीव हनीपोट बैजर के हिम्मत की तारीफ करता है और सब कुछ उस पे छोड़ देने को बोल एलिफेंट टर्टल की तरफ बढ़ने लगता है। साउकिंग एलिफेंट टर्टल की डिफेंसिव एबिलिटीज के बारे में अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वो अब तक जितने भी बीस्ट देखी थी उनमें से एलिफेंट टर्टल का डिफेंसिव एबिलिटी सबसे हाईएस्ट था। साउकिंग एलिफेंट टर्टल की ओर बढ़ते जीव को वार्न करती है, एलिफेंट टर्टल की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के बारे में बताती है और जीव को आमने सामने एलिफेंट टर्टल से ना भिड़ने को बोलती है। पर जीव को अपने एबिलिटीज पे पूरा भरोसा था। जीव पियर्सिंग स्टैब यूज करके एलिफेंट टर्टल की डिफेंसिव एबिलिटीज को इग्नोर करके एलिफेंट टर्टल के सींग को एक ही बार में तोड़ दिया था। जिस एलिफेंट टर्टल के बॉडी को हनीपोट बैजर और साउकिंग खरोच भी नहीं पाए थे, उस एलिफेंट टर्टल के सींग को उनके मास्टर जीव ने उखाड़ फेंका था। हनीपोट बैजर को पकड़ के उसको बचा के लड़ना इजी नहीं था, तो जीव हनीपोट बैजर को म्यूटेंट रेड फॉक्स की तरफ फेंक देता है और म्यूटेंट रेड फॉक्स को हनीपोट बैजर को संभालने की जिम्मेदारी दे देता है। तभी एलिफेंट टर्टल अपने अर्थ एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को यूज करता है और धरती पे अपने पैरों को मार के हजारों अर्थ स्पाइक्स से जीव की तरफ हमला कर देता है। पर जीव भी कुछ कम नहीं था। अपने लेवल 2 के रूट से एक ही वार से अपने तरफ बढ़ते अर्थ स्पाइक्स को वो बटर काटने की तरह काट दिया था। जब तक एलिफेंट टर्टल जमीन में रहता, अर्थ को टच कर पाता, तब तक वो अर्थ एलिमेंट के पावर को यूज कर पाता। इसीलिए जीव देखते ही देखते अपने रूट से एलिफेंट टर्टल को जकड़ लिया था और जमीन से ऊपर उठा लिया था। रूट से जकड़ा हुआ एलिफेंट टर्टल लाचार हो चुका था और ये बात जीव अच्छी तरह से समझ चुका था। जीव अपने रूट से एलिफेंट टर्टल पे वार करने लगा था। अपने रूट्स को मोड़ के कभी एलिफेंट टर्टल को अपनी कुल्हाड़ी जैसे रूट से तो कभी हथौड़े जैसे रूट से हमला करने लगता है। आखिरकार एलिफेंट टर्टल के अधमरी शरीर को अपने ड्यूलर जैसे रूट से आखिरी वार करके उसको वहीं मार के डोम से 300 मीटर दूर फेंकता है। जहां एलिफेंट टर्टल को मार के जीव को 8000 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे, वहीं जीव स्पिरिचुअल स्टोन से भरे हुए केव को देख खुशी से पागल हो रहा था। ऊपर से साउकिंग उसे ब्लड रेड ग्रास देती है, जो जीव के लिए सोने पे सुहाना हो जाता है। जीव मिनरल्स ओर को स्पिरिचुअल स्टोन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्रिपरेशन करता है। जीव बहुत सारे अंडरग्राउंड टनल्स बना के अपने बीस्ट को स्पिरिचुअल स्टोन्स को गैदर करने में, एक्सट्रैक्ट करने में लगा देता है। दूसरे बीस्ट के बीच म्यूटेंट रेड फॉक्स और म्यूटेंट विंडुल्स ज्यादा से ज्यादा स्टोन्स हार्वेस्ट कर पा रहे थे, क्योंकि वो नेट में स्पिरिचुअल स्टोन्स को बांध के एक जगह पे कलेक्ट कर रहे थे। मिनरल्स के कलेक्शन को देख जीव को साउकिंग से पता चलता है कि क्वांटिटी में उनके स्पिरिचुअल स्टोन सेंटीपीड वाले स्पिरिचुअल माइंड से बहुत ज्यादा थे। इतने स्पिरिचुअल स्टोन्स के हार्वेस्ट को देख इवॉल्व होने का टाइम, अपने आप को, अपने बीस्ट को स्ट्रेंथनिंग करने का टाइम आ जाता है। इनफ इवोल्यूशन पॉइंट को देख जीव अपने ट्री ट्रंक को भी इवॉल्व कर देता है और देखते ही देखते सेकंड ऑर्डर में पहुंच जाता है। टाइम ऐसे ही बीतता जाता है।
विंटर सीजन खत्म होने की कगार पे आ जाता है। जहां सेकंड ऑर्डर में पहुंच के जीव का अपीयरेंस चेंज हो चुका था, वो 20 मीटर लंबा हो चुका था, वहीं उसकी रूट्स और ब्रांचेस की रेंज बढ़ चुकी थी। वो अब माइग्रेटिंग बर्ड्स और एनिमल्स का शिकार करने लगा था, अपने रूट्स और ब्रांचेस से उनको हंट करने लगा था। वो आसपास के एरिया में अपना दबदबा कायम करने लगा था। जीयू जब अपने स्किल्स को चेक करने के लिए अपने स्टेटस विंडो को खोलता है तो रिजल्ट देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। सेकेंड ऑर्डर में पहुंच के जीयू के कई सारे स्किल्स अपग्रेड हो चुके थे। उसकी लाइफ स्पैन अब 500 ईयर्स बढ़ चुकी थी। उसकी सुपर रीजनरेशन स्किल अब एनहांस हो चुकी थी। रीजनरेशन स्किल अब इतना पावरफुल हो चुका था कि अगर जीव डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो उसके छोटे से छोटे रूट से भी वो फुली रीजनरेट हो सकता था। रूट्स जो जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक फैले थे, जब तक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए जीव को मारना एक तरीके से इम्पॉसिबल था। जीव को एलिफेंट टर्टल को मार के अर्थ एलिमेंट स्किल भी मिल चुका था, जिससे वो 1 किलोमीटर के रेडियस में फ्रीली अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता था। जीयू अब सुपर रीजनरेशन स्किल और अर्थ एलिमेंट के साथ और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अपने मास्टर के स्ट्रॉन्ग बनने की खुशी में, इवॉल्व होने की खुशी में शाओकिंग बहुत एक्साइटेड थी। जब शाओकिंग अपने मास्टर के स्पिरिचुअल वैल्यू को चेक करती है तो वो सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसके मास्टर का स्पिरिचुअल वैल्यू अब 200,000 से 300,000 हो चुका था। अब तो सिल्वर सेंटीपीड भी जीयू के सामने कुछ नहीं था। जीयू खुद के साथ साथ अपने बीस्ट को भी इवॉल्व करना चाहता था, और क्योंकि उसके पास अब ब्लड ग्रास था जो कि एसेंस ऑफ लाइफ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो उसे वो बाइसन को खिला देता है। ब्लड ग्रास खाते ही बाइसन डायरेक्टली लेवल 9 में पहुंच जाता है। जहां ऐसे इवोल्यूशन को देख जीव का मुंह खुला का खुला रह गया था, वहीं लेवल 9 में पहुंच के म्यूटेंट बाइसन अब बोलने लगा था। म्यूटेंट बाइसन अब कम्युनिकेटिंग स्किल पा चुका था, कॉन्शियसनेस पा चुका था और जीव को प्रेस करने लगा था। म्यूटेंट बाइसन ट्री गॉड बोल के जब जीव को बुलाता है, प्रेस करता है, तो जीव बहुत खुश हो जाता है। वो म्यूटेंट बाइसन को खुशी के मारे उछालने लगता है। अगर म्यूटेंट बाइसन लेवल 9 में पहुंच के बोल समझ सकता है तो दूसरे बीस्ट भी लेवल 9 में पहुंच के कम्युनिकेट जरूर कर पाएंगे। जीव अपने दूसरे बीस्ट के लिए स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का फ्यूचर इमेजिन करने लगता है, फ्यूचर जिसमें उसके हर एक बीस्ट के पास स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होगा जो बोल और कम्युनिकेट कर पाएंगे। जीयू और ज्यादा इवॉल्व होने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, अपने बीस्ट को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए स्पिरिचुअल केव से माइनिंग का काम बढ़ा देता है। हर एक बीस्ट अपने काम में लगा होता है, स्पिरिचुअल स्टोन्स गैदर कर रहा होता है, बस हनीपॉट बैजर को छोड़ के। हनीपॉट बैजर जो हमेशा की तरह डे ड्रीम कर रहा था, सुस्ता रहा था, जिसके लिए वो जीव से मार भी खा रहा था। दूसरी तरफ शाओकिंग भी परफेक्ट हार्मोनी में पहुंच चुकी थी। अपने बॉडी मतलब शाओलिंग के बॉडी से वो फायर एट्रीब्यूट्स को कंट्रोल कर पा रही थी, और अपने स्पिरिचुअल बॉडी मतलब शाओकिंग के सोल से वो स्पिरिचुअल पावर जैसे टेलीपैथी, टेलीकाइनेटिक पावर को कंट्रोल कर पा रही थी। शाओकिंग अब रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा बन गई थी और फ्रीली प्रोफेसर के लैब में आ जा रही थी। ऐसे ही एक दिन प्रोफेसर उसे एक स्पेसिमिन दिखाता है, स्पेसिमिन जो इंसान और वुल्फ के कॉम्बिनेशन से बना था। एक हाइब्रिड, एक वेयरवुल्फ लैब में तैयार हो रहा था। हजारों एक्सपेरिमेंट के बाद भी एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा था, क्योंकि जेनेटिक्स में बैलेंस नहीं हो रहा था। प्रोफेसर को जेनेटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, हाइब्रिड वुल्फ को जिंदा करने के लिए एक ऐसा जीव चाहिए था जिसके पास सुपर रीजनरेशन स्किल हो। प्रोफेसर न्यू वॉलंटियर लोगों पे एक्सपेरिमेंट करने वाला था, उनकी सैक्रिफाइस लेने वाला था, क्योंकि ह्यूमंस का फ्यूचर अब उन्हीं एक्सपेरिमेंट के ऊपर टिका हुआ था। जल्द ही एक न्यू जनरेशन तैयार होने वाला था, जनरेशन जहां ह्यूमन सुपीरियर होंगे, अमर होंगे और पूरे धरती में रूल करेंगे। कैनियन जहां घना कोहरा छाया हुआ था, उसी कोहरे में रिसर्च इंस्टीट्यूट के कुछ स्काउटिंग टीम अपने रिसर्च पर्पस के लिए, स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए और म्यूटेंट बीस्ट को मारने के लिए वहां आ चुके थे। स्काउटिंग टीम में 5 मेंबर्स थे, जिनमें चश्मिश लड़का और सुहू ऑर्डिनरी ह्यूमंस थे, और क्यान किन, लैंग फैंग और किंग जाओ शाओलिंग की तरह अवेकेन सुपर ह्यूमंस थे। जहां लैंग फैंग शैडो को मैनिपुलेट कर सकता था और किंग जाओ अपनी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग कर सकता था, वहीं क्यान किंग की स्पेशल एबिलिटी इंट्यूएशन थी। इंट्यूएशन एक ऐसा स्किल जिससे आने वाले डेंजर के बारे में यूजर को पता चल जाता था। उसी इंट्यूएशन की वजह से क्यान किंग को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, उनकी तरफ कुछ बढ़ रहा है। तभी घने कोहरे के अंदर से उनको कोई घूरता दिखता है, वो धीरे धीरे उनके पास बढ़ रहा होता है। चश्मिश लड़का अपनी तरफ बढ़ते झपटते बीस्ट को देख चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और क्यान किंग के पीछे जा छिपता है। पर किंग जाओ ब्रेव था, वो छोटे मोटे डेंजर से डरने वालों में से नहीं था। वो अप्रोचिंग बीस्ट को अपने हाथों से पकड़ के वहीं मार दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि वो अप्रोचिंग बीस्ट बस एक छोटा सा मामूली म्यूटेंट कैट था, और जीव के हालुसिनोजेनिक स्किल के वजह से, फॉग की वजह से म्यूटेंट कैट उनको डरावना लग रहा था। एक तरीके से फॉग उनके दिमाग के साथ खेल रहा था। एक छोटे से म्यूटेंट कैट को देख सुहू और दूसरे मेंबर्स ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, केयर फ्री होने लगते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि येलो एरिया में होने के बावजूद भी उनको कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट दिखा नहीं था, तो शायद उस एरिया में स्ट्रॉन्ग बीस्ट
होंगे ही नहीं। अगर कोई पावरफुल बीस्ट होता तो उनको अभी तक दिख चुका होता। लोग बस मिस्ट के वजह से, फॉग के वजह से इस जगह को बेवजह डरने लगे थे। पर क्यान किन की इंट्यूशन गलत कैसे हो सकता था? क्यान किन की इंट्यूशन उसे चीख चीख के वहां से भागने को बोल रहा था। उस जगह उन पे मौत का साया मंडरा रहा था। कोहरे के आड़ में उनके पास एक शिकारी आ रहा था, पर इस बार वो कोई छोटा सा कैट नहीं था, बल्कि वो एक म्यूटेंट व्हाइट टाइगर था, जो लेवल 7 का एक म्यूटेंट बीस्ट था, जिसके क्लॉस और दांत इतने शार्प थे कि वो पत्थर को भी 2 टुकड़ों में बांट देते। उसकी गुर्राहट इतनी पावरफुल थी कि उसकी आवाज से ही उसके एनिमीज, उसके प्रे थर थर कांप उठते। ऐसा एक बीस्ट अब उनके सामने आ खड़ा था। म्यूटेंट व्हाइट टाइगर के एक ही वार से सूहू वहीं धराशाही हो जाता है। उसके सर को म्यूटेंट व्हाइट टाइगर चबाने लगता है। सुपर ह्यूमंस बनाए ही गए थे इंसानों को डेंजरस बीस्ट से बचाने के लिए, इंसानों को सुपीरियर करने के लिए, और उन्हीं सुपर ह्यूमंस के सामने एक बीस्ट उनके कॉमरेड्स का शिकार कर दे, उनको मार दे, वो भला कैसे सह सकते थे? किंग जाओ क्यान किन की वार्निंग को नजरअंदाज करके म्यूटेंट व्हाइट टाइगर के सामने कूद पड़ता है। अपने सुपर स्ट्रेंथ से अपने कॉमरेड के मौत का बदला लेने के लिए व्हाइट टाइगर से भिड़ पड़ता है, पर उसकी कोशिश बेकार था। म्यूटेंट व्हाइट टाइगर उसे चूहों की तरह मसल दिया था। जो किंग जाओ एक सुपर ह्यूमन था, जिसके अवेकनिंग स्किल बॉडी स्ट्रेंथनिंग था, वो म्यूटेंट व्हाइट टाइगर के सामने 2 सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाया था। उसके रिप केज को टाइगर एक ही वार में चकनाचूर कर दिया था। किंग जाओ को मार के म्यूटेंट व्हाइट टाइगर अपने नेक्स्ट शिकार की तरफ छलांग मारता है, जो उसे काफी टाइम से गोली मार मार के परेशान कर रहा था। म्यूटेंट व्हाइट टाइगर एक ही वार में चश्मिश लड़के को 2 टुकड़ों में चीर देता है और उसे वहीं निगल लेता है। ऐसे भयानक नजारे को देख क्यान किंग सहम सी गई थी और अपने सामने चीखते चिल्लाते लैंग फैंग की आवाज को सुन नहीं पा रही थी। लैंग फैंग क्यान किंग को वहां से भागने को बोल रहा था। वो क्यान किंग को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहा था। बेस तक इस डेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वो श्योर था कि वो दोनों लेवल 7 के टाइगर का सामना नहीं कर सकते थे। पर क्यान किन हिल भी नहीं पा रही थी। वो सुन पड़ गई थी और अपने सामने होने वाले नजारे को भूत की तरह देखती जा रही थी। पल भर में व्हाइट टाइगर लैंग फैंग के पास आ चुका था। उसके क्लॉस के एक ही वार से लैंग फैंग दर्द के मारे बेहोश हो चुका था। व्हाइट टाइगर लैंग फैंग को कुचलते हुए क्यान किंग की तरफ बढ़ा आ रहा था। जैसे ही म्यूटेंट व्हाइट टाइगर क्यान किन के सामने मुंह खोलता है, उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है, क्यान किन थर थर कांप के वहीं बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो श्योर हो चुकी थी कि वो मरने वाली है। पर ऐसा होता नहीं। डर के मारे क्यान किन बेहोश तो हो चुकी थी, पर बेहोशी से पहले उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखी थी। क्यान किन के सामने कोहरे के अंदर से जायंटिक रूट्स आ चुके थे और म्यूटेंट व्हाइट टाइगर को बांध के घसीट के कहीं ले जा रहे थे। जो म्यूटेंट व्हाइट टाइगर उनके पूरे टीम को मार दिया था, वो म्यूटेंट व्हाइट टाइगर उन रूट्स के सामने लाचार था, खिलौने जैसा था। सीन शिफ्ट होता है उसी कैनियन में, जहां व्हाइट टाइगर डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। वो खूंखार शिकारी से भीगी बिल्ली बन चुका था। व्हाइट टाइगर को घेर के कुछ हाई लेवल की म्यूटेंट बीस्ट थे, जिनके सामने वो म्याऊं करने की जरूरत भी नहीं कर सकता था। उसको तो एक हनीपॉट बैजर भी नीचा दिखा रहा था। वो उसकी खिल्ली उड़ा रहा था। जीव टाइगर के स्किल से इंप्रेस हुआ था। म्यूटेंट व्हाइट टाइगर को ओबीडियंट बनाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इवॉल्व करने के लिए जीव उसे अपना लाइफ ऑफ एसेंस पिला देता है और देखते ही देखते जीव की आर्मी में एक न्यू मेंबर जुड़ जाता है। व्हाइट टाइगर के ओबीडियंस को देख जीव को एक आइडिया आता है। आइडिया की एसेंस ऑफ लाइफ को अगर इंसानों पे यूज किया जाए तो कैसा होगा। और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जीव के पास तो पहले से ही कुछ टेस्ट सब्जेक्ट थे, जिनको वो रेस्क्यू करके वहां ले आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि जीव बस म्यूटेंट व्हाइट टाइगर को ही नहीं, बल्कि तीनों बेहोश अवेकनर्स को भी अपने रूट से उठा वहां ले आया था। जब क्यान किन आंखें खुलती है तो उसके सामने एक भयानक नजारा पाती है। वो अपने आप को ट्री रूट्स में जकड़ी हुई पाती है। उसके सामने म्यूटेंट बीस्ट्स का पूरा एक झुंड था और उनके पीछे भूतिया पेड़ उसे घूर रहा था। क्यान किन चीखने लगती है, म्यूटेंट बीस्ट उठो गधों, ऐसे सिचुएशन में तुम कैसे सोच सकते हो। क्यान किन अपने फेलो अवेकनर्स को उठाने की कोशिश तो करती है, पर उसकी कोशिश का कोई असर नहीं होता। लैंग फैंग जहां अपने बहन के बारे में सपना देख रहा था, वहीं किंग जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के सपनों में खोया हुआ था। जैसे ही जीव क्यान किंग को अपने पास लाता है, अपने लाइफ ऑफ एसेंस से भरे हुए ब्रांचेस को क्यान किंग के करीब लाता है, क्यान किंग खौफ में चिल्लाने लगती है, इस बार मैं पक्का मत जाऊंगी। किसे पता था कि ऐसी जगह पे एक शैतानी पेड़ होगा, मुझे ये पक्का खा जाएगा। ये क्या हो रहा है? अपने ब्रांचेस को ये मेरे पास क्यों ला रहा है? कहीं ये कुछ मेरे साथ गलत करने की तो नहीं सोच रहा? सब कुछ खत्म हो गया। पूरी दुनिया को ये पेड़ कब्जा कर देगा। ना जमीन, ना आसमान, ना इंसान, ना जानवर, ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हर चीजों को वो धीरे धीरे कंट्रोल करने लगेगा। शायद पेड़ों का जमाना नहीं, शैतानी पेड़ों का जमाना शुरू हो गया।
जैसे ही जियू अपने लाइफ ऑफ एसेंस को क्यान किन पे डालता है, क्यान किन एक अजीब सा झटका, साथ ही साथ एंजॉयमेंट महसूस करती है। एक्साइटमेंट के साथ जब जियू पूछता है, ओए लड़की, तुम्हारी अवेकनिंग एबिलिटी क्या है, तो क्यान किन सहमी सहमी सी बोलती है, सिक्स सेंस एंड इंट्यूएशन। जहां क्यान किन एक पेड़ को बोलते कम्युनिकेट करते सरप्राइज थी, वहीं जियू क्यान किन की जवाब सुन हंस रहा था, ठहाके लगा रहा था। सिक्स सेंस, भला वो कोई एबिलिटी है? इससे तो अच्छा तुम्हारे पास कोई एबिलिटी हो ही ना। ओए लड़की, तुम आज से यहीं रहोगे और मेरे बीस्ट का ध्यान रखोगे। जियू की बातों को सुन क्यान किन मना करना चाहती थी। वो बोलना चाहती थी कि वो उसकी नौकर नहीं है, पर क्यान किन ये सब बोल नहीं पाती। वो चुपचाप जियू की बातों को ओबीडियंटली मान रही थी। जियू अपने लाइफ ऑफ एसेंस के पावर्स को देख खुश हो रहा था। वो दूसरों को कंट्रोल करने वाले अपने एबिलिटीज को देख खुश हो रहा था। जियू अपने पावर्स के साथ न्यू पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करने लगा था। वो अपने एबिलिटीज को चेक करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्यान किन को अपने कपड़े खोलने को बोल देता है, पर क्यान किन मना कर देती है और जियू को परवर्ट बोल के जवाब दे देती है। जियू अपने बीस्ट का ख्याल रखने के लिए जहां क्यान किन को लाइफ ऑफ एसेंस पिलाया था, वहीं किंग जाओ और लैंग फेंग को म्यूटेंट बाइसन और म्यूटेंट रेड फॉक्स को ट्रेन करने के लिए लाइफ ऑफ एसेंस पिला दिया था। जियू उनको ओबीडियंट बना रहा था, क्योंकि इंसान अब उसके पास रहने लगे थे, तो रहने के लिए उनको जगह चाहिए था, घर चाहिए था, और जियू उनको अपने वुड से घर भी तैयार कर दिया था। जियू इसी तरह अपने आसपास के इलाके में कहर मचाते हुए म्यूटेंट बीस्ट को मारते हुए इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर करने लगा था। इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर कर करके अब जियू के पास 13,432 इवोल्यूशन पॉइंट्स हो चुके थे। टाइम आ चुका था अपने अर्थ मैनिपुलेशन स्किल को अपग्रेड करने का, 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करने का। जैसे ही जियू अपने अर्थ मैनिपुलेशन स्किल को लेवल 2 में अपग्रेड कर देता है, वैसे ही अर्थ मैनिपुलेशन स्किल का पावर लेवल बढ़ जाता है। जियू अब अर्थ को मैनिपुलेट करके बस अर्थ स्पाइक्स ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े अर्थ के बोल्डर्स भी बना पा रहा था, उनको अपने मन मुताबिक शेप दे पा रहा था। जियू 3000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपने अर्थ मैनिपुलेशन स्किल को रीइंफोर्स करता है। रीइंफोर्स करते ही उसका अर्थ मैनिपुलेशन स्किल का रेडियस बढ़ जाता है। जियू अब कई किलोमीटर तक कैनियन में अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता था। अपने पावरफुल स्किल्स के साथ अर्थ के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकता था। जियू अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बीस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कैनियन के चारों ओर अर्थ को मैनिपुलेट करके एक सुरक्षा कवच बना चुका था। जियू के अर्थ मैनिपुलेशन से एक बीस्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। हनीपॉट बैडजर जियू के उभरते बोल्डर्स से बार बार गिर के घायल हो रहा था। सीन शिफ्ट होता है एक अननोन देश में, देश जो एक अलग ही कॉन्टिनेंट में था। उसी देश में समंदर के किनारे जिनशान बोल के एक सुंदर सा शहर था, शहर जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का स्पॉट था। उसी खुशनुमा शहर में तबाही मचने वाली थी। खुशी से भरा शहर कब्रिस्तान में बदलने वाली थी। गहरे समंदर से बड़े बड़े सुनामी वेव्स उस शहर की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। लहरों की हाइट इतनी ज्यादा थी कि बड़े बड़े स्काईस्केपर्स बिल्डिंग भी उन लहरों की चपेट में आ गए थे। पूरा शहर पानी पानी हो गया था। उन्हीं सुनामी वेव्स के साथ आ गए थे म्यूटेंट सी क्रिएचर्स, जो चारों तरफ कहर मचा रहे थे। जो लोग पानी में डूब के नहीं मरे थे, उनको ये म्यूटेंट सी क्रिएचर्स दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। नजारा बहुत खौफनाक था। म्यूटेंट बीस्ट के हाथों इंसान मारा जा रहा था। सारे म्यूटेंट सी क्रिएचर्स को लीड कर रहा था एक फर्स्ट ऑर्डर का क्रिम्सन ऑक्टोपस, और उस फर्स्ट ऑर्डर के ऑक्टोपस को दूर से कमांड दे रहा था एक गोल्डन ईल। गोल्डन ईल एक थर्ड ऑर्डर का म्यूटेंट सी क्रिएचर था, और साइज में वो जायंटिक था। वो इतना बड़ा था कि बड़े बड़े शिप भी उसके सामने खिलौने जैसे लग रहे थे। सीन शिफ्ट होता है व्हाइट हाउस पे। व्हाइट हाउस जहां अफरा तफरी मची हुई थी। वहां प्रेसिडेंट अपने सारे मिनिस्टर्स, अपने ऑफिसर्स पे भड़क रहा था, क्योंकि जिनशन शहर पूरी तरह पानी में डूब चुका था और सी क्रिएचर्स के अटैक से मरने वाले लोगों का नंबर्स बढ़ता चला जा रहा था। प्रेसिडेंट गुस्से से इरिन की तरफ देखने लगता है और बोलता है, इरिन, क्या तुमने अभी तक उस म्यूटेंट सी क्रिएचर के बारे में पता नहीं किया? इरिन अपने डाटा को मॉनिटर में देखने लगती है और बोलती है, यस सर, हमने ज्यादातर म्यूटेंट सी क्रिएचर्स के बारे में पता लगा लिया है। रिजल्ट के हिसाब से पूरी घटना को लीड करने वाला, सुनामी वेव्स लाने वाला एक जायंटिक ईल है। ये ईल शायद किसी प्राचीन स्पीसीज से बिलोंग करता है और स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है। उस जायंट ईल का स्पिरिचुअल वैल्यू 1,70,000 से 2,50,000 के आसपास होगा। डाटा से ये भी पता लग रहा है कि वो ईल लगभग 100 मीटर लंबा और 70,000 टन भारी होगा। इन्फॉर्मेशन सुन प्रेसिडेंट ही नहीं, वहां कमरे में मौजूद हर ऑफिसर शॉक में आ गया था, क्योंकि एक 2,50,000 स्पिरिचुअल पावर वाला बीस्ट पूरे ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता था। अच्छा इरिन, उस जायंट सी क्रिएचर का स्टेटस कंफर्म करो तो। सहमते हुए जब प्रेसिडेंट सी क्रिएचर्स के बारे में इरिन से पूछने लगता है, तो इरिन उस सी क्रिएचर के इंफॉर्मेशन को सबको डिस्क्राइब करती है। सर,
3 न्यूक्लियर बॉम्ब उस सी क्रिएचर पे लॉन्च किया गया। 3 में से एक न्यूक्लियर बॉम्ब जायंटिक ईल पे लगा। न्यूक्लियर बॉम्ब से डैमेज होके वो ईल मरा नहीं, बल्कि समंदर के गहराई में कहीं खो गया और तब से उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। सिचुएशन की गंभीरता को व्हाइट हाउस के ऑफिसर्स लोग समझ चुके थे। म्यूटेंट बीस्ट ने जैसे उन पे जंग का ऐलान कर दिया हो और म्यूटेंट सी क्रिएचर्स तो इंसानों को अपना जानी दुश्मन ही मान लिया हो। सीन शिफ्ट होता है कैनियन पे, जहां तीनों ह्यूमंस अब जियो के बीस्ट के साथ घुलने मिलने लगे थे। जहां लैंग फेंग बीस्ट और अपने लिए खाना बना रहा था और किंग जाओ बीस्ट को ट्रेन कर रहा था, वहीं क्यान किंग बीस्ट को नॉलेज दे रही थी, पढ़ा रही थी। तीनों में से लैंग फेंग का काम बहुत इजी था, क्योंकि किंग जाओ तो बीस्ट को ट्रेन करते करते मार खा रहा था और क्यान किंग बीस्ट को पढ़ाते पढ़ाते पागल हो रही थी। हे भगवान, ये टाइगर तो मुझे पागल कर देगा। ये टाइगर बाकी बीस्ट से सबसे ज्यादा गधा है। क्यान किंग मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि वो किंग जाओ को अपनी तरफ आते देख चीखने लगती है, उसके चेहरे को देख चीखने लगती है। किंग जाओ बीस्ट से मार खा खा के सूझ गया था और खाना लेके क्यान किंग की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ओए, तुम्हें क्या हुआ? कहीं तुम मरने तो नहीं वाले हो? तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? तभी फॉल्कन्स और दूसरे बीस्ट को खाना देते हुए लैंग फेंग खुद की वाहवाही करने लगता है, खुद की तारीफ करने लगता है। मैं डार्कनेस का बेटा हूँ और अपने डार्कनेस से जल्द ही सारे बीस्ट का मास्टर बनने वाला हूँ। लैंग फेंग की बातों को काटते हुए क्यान किंग और किंग जाओ एक ही साथ बोलने लगते हैं, तुम कोई डार्कनेस नहीं हो, तुम एक गधे हो और एक मामूली कुक हो। देखते ही देखते 3 दिन बीत चुके थे। क्यान किंग, किंग जाओ और लैंग फेंग जियो की बात मान के पीसफुली बीस्ट के साथ रहने लगे थे, नेचर के साथ अपने लाइफ को एंजॉय करने लगे थे। उनमें से कोई कभी नहीं सोचा था कि शहर से 300 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच एक ऐसा पेड़ है जो ज्ञान से भरा हुआ है, स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। पर अगर मिलिट्री को जियो के बारे में, इस छिपे हुए दुनिया के बारे में पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिलिट्री अपने फायदे के लिए सब कुछ तबाह कर देगी। जियो और साओ किंग आपस में बातचीत कर रहे थे। साओ किंग जियो से इंसानों को कैनियन में रहने देने की वजह जानना चाहती थी, उनको लाइफ ऑफ एसेंस पिलाने की वजह जानना चाहती थी। जियो साओ किंग को समझाते हुए बोलता है कि उसे इंसानों की नॉलेज की जरूरत है, उनके बैटल की नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि नॉलेज से ही सब कुछ जीता जा सकता है। इंसानों के बीच कुछ बहुत बड़ा हुआ है मास्टर। जियो के बातों को काटते हुए साओ किंग कुछ दिनों से चल रहे जिनशिंग शहर की तबाही के बारे में, न्यूक्लियर बम के बारे में जियो को अपडेट करती है। तो इंसानों ने न्यूक्लियर बम यूज कर ही दिया। मास्टर, 3 मिसाइल्स लॉन्च हुई पर बस एक ही टारगेट को लगा, दूसरे 2 बाउंस हो गए। सुन जियो कंफ्यूज था। यहाँ हमें पता चलता है कि गोल्डन ईल एक तरह का साउंड वेव जनरेट कर रहा था। साउंड वेव एक तरीके से बैरियर बना था और न्यूक्लियर बॉम्ब से गोल्डन ईल को बचा रहा था। मास्टर, साओ किंग कंटिन्यू करती है, तीसरा मिसाइल गोल्डन ईल को लगा जरूर, पर घायल होके वो समंदर के गहराई में खो गया। साओ किंग से सब कुछ सुन जियो सोच में पड़ गया था। अगर कभी ऐसा अटैक उस पे हुआ तो वो ईल की तरह कहीं भाग नहीं सकता था। ईल घायल जरूर हुआ था पर वो जिंदा था, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन के रेडिएशन से इवोल्व हो गया, म्यूटेट हो गया, तो इंसानों के लिए घातक साबित हो सकता था। वार के ख्याल से ही, इंसानों के ख्याल से ही जियो परेशान होने लगा था। इंसान जो एक थर्ड ऑर्डर के बीस्ट को भागने पे मजबूर कर दिया था, कोई मामूली ओपोनेंट नहीं था। जियो को जल्द से जल्द अपने अंडरग्राउंड एम्पायर को बढ़ाना था, न्यू स्ट्रॉन्ग कंपेनियंस चाहिए था। आसपास के फॉरेस्ट से बीस्ट को हंट कर करके उनको लाइफ ऑफ एसेंस पूल में डाल डाल के उनको जियो इवॉल्व करने लगा था। देखते ही देखते जियो के पास न्यू बीस्ट के मेंबर्स बढ़ने लगे थे। ऐसे ही प्रोसेस में जियो को 2 अनोखे बीस्ट मिल गए थे। एक बोर जो इवॉल्व होकर म्यूटेंट वाइल्ड बोर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, जो लेवल 6 का था और सख्त स्किन और स्पाइकी बॉडी आर्मर से ढका हुआ था, जो एनिमीज पे डैश अटैक कर सकता था और ग्राउंड ट्रैम्पलिंग उसका स्पेशल एबिलिटी था। दूसरा था क्रोकोडाइल जो इवॉल्व होके एक एंशिएंट एम्परर एलिगेटर में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। द मोस्ट रूथलेस बीस्ट, द मोस्ट फेरोसियस बीस्ट जियो के आंगन में पैदा हो चुका था। एक ऐसे बीस्ट में इवॉल्व होना लाखों में, करोड़ों में कोई बीस्ट ही हो पाता था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के आते ही म्यूटेंट रेड फॉक्स और एम्परर एलिगेटर के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। कंपटीशन रैंकिंग का, कंपटीशन कैप्टनशिप का। एक तरफ लेवल 9 का म्यूटेंट रेड फॉक्स था तो दूसरी तरफ एंशिएंट एम्परर एलिगेटर था। एंशिएंट एलिगेटर एक अवेकेंड बीस्ट था, वो भी लेवल 9 में इवॉल्व था और अपने शॉकवेव, बोन आर्मर और मजबूत जबड़ों के साथ एलिगेटर क्रोकोडाइल एक शक्तिशाली ओपोनेंट था। जहां म्यूटेंट रेड फॉक्स अपने स्पीड से, एजिलिटी से हमले पे हमला कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एंशिएंट एम्परर एलिगेटर एयर ब्लेड से, अपने जायंट साइज से और अपने नुकीली आइस आर्मर से म्यूटेंट रेड फॉक्स को पीछे धकेल रहा था। दोनों बीस्ट इतने पावरफुल थे कि खुद साओ किंग उन दोनों बीस्ट के मूव्स को नहीं देख पा रही थी और क्यान किंग
किंग जाओ और लैंग फेंग तो दोनों बीस्ट को देख दंग ही हो गए थे। मैच में एक पॉइंट ऐसा आया था जब एंशिएंट एलिगेटर म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ लिया था। सबको लग रहा था कि म्यूटेंट रेड फॉक्स का खेल खत्म हो गया। तभी वो अपने मुंह से फ्लेम्स की बौछार करके एलिगेटर को जलाने लगता है। बर्फ और आग की टकरार से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। जब धुआं हटता है तो म्यूटेंट रेड फॉक्स और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे, हंस रहे थे। दोनों का फ्रेंडली मैच बिना कोई प्रॉब्लम्स के खत्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे के पावर लेवल को समझ चुके थे। दूसरे दिन किंग जाओ जियू के पास आके अपने आप को इवॉल्व करने के लिए खुद के लिए लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदें मांग रहा था। वो स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, इवॉल्व होने के लिए अपने जाति इंसानियत से भी मुकरने को भी तैयार था। जियू के लाइफ ऑफ एसेंस के लिए किंग जाओ दूसरे इंसानों को भी मारने के लिए तैयार था। जियू मन ही मन सोचने लगता है कि जो इंसान खुद के रेस का, खुद के जाति का ना हो सका, वो क्या उसका वफादार हो पाएगा। जियू जल्दबाजी में ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहता था। जियू किंग जाओ को तुरंत लाइफ ऑफ एसेंस ना दे के उसे ऑब्जर्व करने की सोचता है, उसके एक्शन को देखने की सोचता है और किंग जाओ को फिलहाल के लिए बीस्ट के पास वापस भेज देता है। जियू अच्छी तरह से जानता था कि उसका केनियन स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। इवॉल्व होने के लिए, स्ट्रॉन्गर बनने के लिए वो एक तरीके से बेस्ट जगह था। उस जगह का फायदा उठाने के लिए कोई भी उस जगह पे रहने के लिए तैयार था। ये तो अच्छी बात है ना मास्टर, इंसानों के हेल्प से हम और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे, इस जगह को हम डेवलप कर पाएंगे। जब साओ किंग किंग जाओ की हरकतों को देख खुश हो रही थी तो जियू उसे समझाने लगता है। कुछ लोग पैदाइश से ऐसे होते हैं, अगर तुम उनको हेल्प करने के लिए उंगली दे दो तो वो पूरा का पूरा हाथ ही पकड़ लेते हैं। तुम उन्हें अगर कभी कुछ दे दो तो वो धीरे धीरे तुमसे कुछ ना कुछ लेने की आदत बना लेते हैं, और जब तुम उनको कुछ नहीं दोगे तो सबसे पहले वो तुम्हें ही धोखा दे देते हैं। और ऐसे लोगों का एग्जाम्पल इंसान है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी गला काट सकते हैं। अभी के लिए हमें छिपके ही रहना चाहिए। केनियंस में स्पिरिचुअल एनर्जी की भरमार है, ओर्स की भरमार है, हमें धीरे धीरे डेवलप करते रहना चाहिए। जियू के बातों को काटते हुए, टोकते हुए साओ किंग कुछ बोलने लगती है। मास्टर, सिल्वर सेंटीपीड पकड़ा गया, अब इंसान उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। खबर सुन जियू शॉक में आ गया था। एक सेकेंड ऑर्डर के बीस्ट को एक ही महीने के टाइम में पकड़ लेना, काबू कर लेना कोई आसान काम नहीं था। इंसानों का डेंजर लेवल दिन ब दिन जियू की नजरों में बढ़ता चला जा रहा था। साओ किंग, क्या तुम इंस्टीट्यूट में ठीक रहोगी? सिल्वर सेंटीपीड एक खतरनाक बीस्ट है, अगर तुम उस बीस्ट पास बिना प्रिपरेशन जाओगी तो वो तुम्हें वहीं निकल जाएगा। यस मास्टर, मैं वहां सुरक्षित रहूंगी, मैं हमेशा वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर करके आपको बताती रहूंगी। जियू साओ किंग के बारे में चिंता कर रहा था। सिल्वर सेंटीपीड अब रिसर्च इंस्टीट्यूट पे जो था, पर साओ किंग की बातें सुन जियू समझ जाता है कि साओ किंग अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, वो डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप का ख्याल रख पा रही है। दूसरी तरफ हर एक बीस्ट मैच पे मैच कर रहे थे। जियू के बीस्ट आपस में लड़ लड़ के अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे थे। जहां हनीपट बैजर एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को बार बार चैलेंज कर रहा था, वहीं गोल्ड सिल्क मंकी म्यूटेंट वाइल्ड बोर पे सवार होकर फॉल्कन्स और क्रेन्स को चुनौती दे रहा था, लड़ रहा था। म्यूटेंट विंड वुल्फ्स भी अपना नंबर बढ़ा चुके थे। अब उनके ग्रुप में लगभग 30 मेंबर्स हो चुके थे। धीरे धीरे जियू का बीस्ट आर्मी तैयार हो रहा था। मास्टर, अब टाइम आ गया है इन हाई लेवल बीस्ट को एरिया टायरेंट बनाने का, एरिया बॉस बनाने का। साओ किंग की बातें सुन जियू भी समझ चुका था कि हमेशा उन बीस्ट को वो एक जगह नहीं रख सकता था। शायद टाइम आ चुका था उन बीस्ट को एरिया बॉस बनाने का, उनको एक एक एरिया गार्डियन बनाने का। इतने सारे बीस्ट के गैदरिंग से किंग जाओ, क्यान किंग और लैंग फेंग को गूस बम्स आ रहे थे। वो समझ चुके थे कि इतने सारे बीस्ट अगर बाहर चले गए तो भयानक तबाही मचेगी, पूरा फेडरल नेशन पागल हो जाएगा। जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमंस सावलिंग के साथ साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन पे प्लेन से पहुंच चुके थे, क्रोकोडाइल को हराने की स्ट्रेटेजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में आर्ग्यूमेंट होने लगा था। आर्गुमेंट जहां मिलिट्री वाले क्रोकोडाइल से लड़ना नहीं चाहते थे। मिलिट्री वाले क्रोकोडाइल से ना टकरा के, अपने लोगों को मुसीबत में ना डाल के क्रोकोडाइल को रेड जोन में ढकेलना चाहते थे। रेड जोन जहां सुपर ह्यूमंस क्रोकोडाइल के साथ लड़ते और मिलिट्री वाले सुरक्षित रहते। पर साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन ऐसा नहीं चाहती थी। वो जल्द से जल्द क्रोकोडाइल को निपटाना चाहती थी, क्योंकि उसे क्रोकोडाइल में गोल्डन ईल की परछाई दिख रही थी। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अगर क्रोकोडाइल को टाइम मिला, मौका मिला, तो वो गोल्डन ईल की तरह इवॉल्व हो सकता था और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन के वापिस आ सकता था। वो शकुरा कंट्री के जायंट क्रैब की तरह और जिनशिंग शहर की गोल्डन ईल की तरह गलती दोहराना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ क्रोकोडाइल की हरकतों को देख मिलिट्री फाइटर्स कंफ्यूज थे। क्रोकोडाइल की हरकतों को देख लग रहा था कि क्रोकोडाइल विजडम पा चुका है,
इंसानों की तरह अच्छा बुरा सोचने की काबिलियत पा चुका है। ब्रदर, क्रोकोडाइल बैटलफील्ड से भाग रहा है। कमाल है यार, बीस्ट चालाक हो रहा है। उस बॉम्ब का यूज करो, क्रोकोडाइल को भागने ना दो। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन की कमांड मिलिट्री यूनिट्स पा चुके थे। वो किसी भी हाल में क्रोकोडाइल को वहां से भागने नहीं देने वाले थे। मशीन गन की गोलियों के बीच, मिसाइल्स के बीच मिलिट्री यूनिट क्रोकोडाइल पे फ्रीजिंग मिसाइल का बौछार कर देता है। फ्रीजिंग मिसाइल्स अपना काम तुरंत ही कर देता है। देखते ही देखते क्रोकोडाइल वहां जमने लगता है। मिलिट्री वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका था। क्रोकोडाइल जमने जो लगा था। जमे हुए क्रोकोडाइल पे मिलिट्री वाले आर्टिलरी की बम्बार्डिंग करने लगते हैं। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की यह हालत देख जहां दूसरे लोग चीयर कर रहे थे, खुश हो रहे थे, वहीं शाओलिंग उदास हो गई थी, सहम सी गई थी, खामोश हो गई थी। सब लोग श्योर हो चुके थे कि क्रोकोडाइल का किस्सा वहीं खत्म होने वाला था, पर ऐसा हुआ नहीं था। मैम, यूनिट 2 और यूनिट 7 की एमुनेशंस एमोस खत्म होने वाले हैं। यूनिट 8 और यूनिट 10 की एमुनेशन भी पूरी तरह खत्म होने वाले हैं। कुछ भी करो, उस क्रोकोडाइल को वहीं खत्म कर दो। वो वहां से जिंदा नहीं बचना चाहिए। मैम, कुछ बहुत तेजी से हमारे हेलीकॉप्टर्स की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। क्या? कुछ बहुत तेजी से हमारी यूनिट्स की तरफ बढ़ रहा है। वो लोग 8 हैं। उनकी स्पिरिचुअल पावर 9000 से 8000 के आसपास हैं। जहां साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन जानना चाहती थी कि उनके यूनिट के पास कितने तेजी से क्या आ रहा है, वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में बैठे हुए सारे लोगों को कोई क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कोई क्लियर इमेज आ जो नहीं रहा था। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन के लोग कंफ्यूजन में आ चुके थे। उनके मिलिट्री यूनिट के पास कोई मार्क 5 की स्पीड से आ रहा था। स्पीड इतना कि उनके डेवलप से डेवलप जेट प्लेन्स भी अप्रोचिंग एनिमीज की स्पीड के सामना नहीं कर सकते थे। पर वो अप्रोचिंग एनिमी क्या था, साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन के लिए अभी तक अननोन था। जैसे ही रडार में मिलिट्री यूनिट्स के हेलीकॉप्टर्स और अप्रोचिंग एनिमीज का टक्कर होती है, मिलिट्री यूनिट्स का कनेक्शन साइकिक स्टेशन से कट जाता है। साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन का बना बनाया प्लान फेल हो जाता है। जहां रिजल्ट देख, एम्परर एलिगेटर को सेफ देख शाओलिंग राहत की सांस ले रही थी, वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में जो थोड़ा बहुत इमेज कैप्चर हुआ था उसे जूम किया जाता है, और जूम पिक्चर को देख पूरा साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन शॉक में आ जाता है। पेरेग्रिन फाल्कन एक टॉप प्रीडेटर जो हवा से ही शिकार को दर दबोचता है, जो 390 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है, किसी वजह से मार्क 5 की स्पीड से उड़ रहा था। और नंबर में वो अकेला नहीं था, पेरेग्रिन फाल्कन्स का पूरा एक झुंड था जिन्होंने अपने स्पीड से एरियल मिलिट्री यूनिट्स का नामो निशान मिटा दिया था। जहां साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में खामोशी छा गई थी, वहीं एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अपने रेस्क्यूअर्स के साथ, पेरेग्रिन फाल्कन्स के साथ कैनियन में वापस आ रहा था। कैनियन में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को वापस पाके बहुत खुश थे। सारे बीस्ट उसकी खैरियत के बारे में जानना चाहते थे। सारे बीस्ट में हनीपॉट बैजर एंशिएंट एम्परर एलिगेटर से बहुत अटैच था, और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की ये हालत देख रोने लगा था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर मौत को छू के वापिस जो आया था। जहां दूसरे बीस्ट एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को देख दुखी थे, वहीं म्यूटेंट गोल्डन आंट गुस्से से भड़क रहा था, क्योंकि एक तरीके से इंसानों का अत्याचार का सामना वो भी किया था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर इवॉल्व होके जाजेंटिक हो गया था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के पास आते ही जियो को उससे अनजान एनर्जी महसूस होता है। तुरंत अपने ब्रांचेस को यूज करके एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के बॉडी से उस घुसपैठिया को जियो तबाह कर देता है। घुसपैठिया जो चुपके से कैनियन में आ घुसा था, एक ट्रैकिंग डिवाइस था। ट्रैकिंग डिवाइस जो इंसानों ने एलिगेटर पे हमला करते वक्त लगा दिया था। जहां जियो एंशिएंट एम्परर एलिगेटर की हालत देख उसे डाइल्यूट लाइफ ऑफ एसेंस के पूल में रिकवर होने के लिए भेजने वाला था, वहीं एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अपने मास्टर को 2 गिफ्ट देता है। पहला था एक स्नेक एग जो आइस एलिमेंट में अवेकन होने वाला था, और दूसरा था आइस स्पिरिट ग्रास जो स्नेक के घोंसले के पास ही था। यहाँ हमें पता चलता है कि स्नेक मदर को इंसानों ने मार दिया था, और किसी तरह एग को, आइस स्पिरिट ग्रास को एंशिएंट एम्परर एलिगेटर जियो के पास बचा लाया था। जहां स्नेक एग को पाके जियो बहुत खुश था, अपने आप को स्नेक के साथ जोड़ने लगा था, वहीं साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन में ट्रैकिंग डिवाइस से एक फुटेज आ गया था। वीडियो फुटेज में फॉग की वजह से उतना क्लियर इमेज तो नहीं दिख रहा था, पर उनको एक हिलते डुलते पेड़ की झलक जरूर दिख गया था। पहले के इंसिडेंट को गौर करके एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को वहां भागते देख, रेफ्यूजी लेते देख, कैनियन के एरिया को साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन की कैप्टन एक रेड फॉरबिडन एरिया में डिक्लेयर कर देती है, और कुछ ट्रूप्स को भेज वहां की छानबीन करने की कमांड दे देती है। पहाड़ों में जियो के एरिया में इंसान फिर से दखल देने वाले थे, और इंसानों और जियो के बीच का सामना फिर से होने वाला था। सीन स्टार्ट होता है कैनियन से, जहां बीस्ट का एक आर्मी जियो के सामने जमा हुआ था। बीस्ट का रैंकिंग होने वाला था, उनको उनके स्टेटस के हिसाब से कैनियन छोड़ बाहर जाने दिया जाने वाला था। धरती के कोने कोने में जाके उनको इन्फॉर्मेशन लेके आना था, अपनी खुद का एक एरिया एस्टेब्लिश करना था।
जीव के बीस्ट आर्मी को एनलार्ज करना था। म्यूटेंट रेड फॉक्स, तुम अब से 9 टेल फॉक्स के नाम से जाने जाओगे, तुम यहाँ के बीस्ट बनोगे। म्यूटेंट बाइसन, तुम अब से डीमन काउ के नाम से जाने जाओगे और पोजीशन में तुम सेकंड इन कमांड में रहोगे। व्हाइट टाइगर, तुम थर्ड इन कमांड में और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर तुम फोर्थ इन कमांड में रहोगे। एम्परर एलिगेटर डीमन काउ से कहीं ज्यादा पावरफुल और स्किल से 9 टेल फॉक्स को टक्कर दे सकता था, पर क्योंकि वो लेट में आया था, बाद में जीव के बीस्ट आर्मी को ज्वाइन किया था, इसलिए उसे जीव लास्ट इन पोजीशन में रखा था। जो बीस्ट लेवल 9 में पहुंच चुके थे उनको इंसानों के शहर को छोड़ पूरा दुनिया घूमने की परमिशन जीव दे चुका था, क्योंकि चाहे बीस्ट कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो इंसानों के पॉपुलेशन के सामने, उनके मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सामने, उनके वेपन्स के सामने कमजोर थे। इसीलिए बीस्ट्स को इंसानों से, उनके शहर से बच के रहना था। हर लेवल 9 के बीस्ट को दुनिया एक्सप्लोर करने की परमिशन मिल चुका था, सिवाय व्हाइट टाइगर की। व्हाइट टाइगर जो लेवल 9 में होने के बावजूद भी आईक्यू और दिमाग से कच्चा था, एक भोला भाला बेवकूफ बीस्ट था। मास्टर, मुझे भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, यहीं रहना है। जब डीमन काउ जीव को छोड़ के, केनियन को छोड़ के बाहर एक्सप्लोर करने नहीं जाने की रिक्वेस्ट करता है तो जीव डीमन काउ के प्यार को देख रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और उसे अपने पास रहने की इजाजत दे देता है। वहीं जीव के दूसरे बीस्ट का एडवेंचर्स शुरू हो जाता है, न्यू दुनिया एक्सप्लोर करने की एडवेंचर शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ साउलिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में उस जगह पहुंच गई थी जहां सिल्वर सेंटीपीड को कैद किया गया था, रखा गया था। जो बीस्ट पूरे 1 महीने तक रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्क्वाड को मारता चला जा रहा था, जो बीस्ट मिलिट्री स्क्वाड पे भी कहर बरसा रहा था, वो अब रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्पेसिमेन बन चुका था, इंसानों का एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट बन चुका था। साउलिंग सिल्वर सेंटीपीड के पास पहुंच के उसके साथ टेलीपैथी से कनेक्ट होती है। सिल्वर सेंटीपीड की हालत पे अफसोस जताती है। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर पा रही हूँ, तुम आखिरी दम तक इंसानों से लड़े, पर अब उनके टेस्ट सब्जेक्ट बन चुके हो। हमारा दुश्मन एक ही है, तुम अपनी बची कुची स्पिरिचुअल एनर्जी को मेरे साथ मर्ज कर दो, मेरे अंदर समा जाओ, हम एक साथ इंसानों से लड़ेंगे। तभी सिल्वर सेंटीपीड अपनी आंखें खोलता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को साउलिंग में समा देता है। दूसरी तरफ जीव के बीस्ट एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिए थे। जहां 9 टेल फॉक्स एक्सप्लोरेशन करते करते रेगिस्तान तक पहुंच चुका था, वहीं एंशिएंट एम्परर एलिगेटर नदी और समंदर में अपना खोजबीन शुरू कर दिया था। जहां व्हाइट टाइगर को अल्फाबेट सिखाते सिखाते क्यानकिन अपना सर पटक रही थी, वहीं म्यूटेंट विंडुल्फ्स और ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स गैदर कर रहे थे। जहां हर कोई किसी ना किसी काम में लगा हुआ था, वहीं हनीपट बैजर अपने आदत से मजबूर सुस्ता रहा था, जिसके कारण जीव से कोड़े खा खा के काम भी करता था। सिर्फ बीस्ट ही नहीं, जीव भी मेहनत कर रहा था, स्ट्रॉन्गर बन रहा था। जीव अब अपने ब्रांचेस से विंड ब्लेड्स अटैक सीख चुका था, पर उसके विंड ब्लेड्स के डैमेज बहुत कम थे। वो क्लोज कॉम्बैट में बेहतरीन था, पर क्लोज कॉम्बैट से बहुत एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता था। उसे अपने रेंज अटैक्स को डेवलप करना था और उसके लिए उसे अपने विंड ब्लेड्स को स्ट्रेंथनिंग करना था। 2000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके जीव अपने विंड ब्लेड्स को स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेंथन होके जीव के विंड ब्लेड्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि विंड ब्लेड्स के अटैक से बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर मेल्ट होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। जीव के ज्यादातर ट्री पार्ट्स और स्किल लेवल 2 में पहुंच चुके थे, पर उसके कुछ पार्ट्स अभी भी लेवल 1 में थे, जैसे कि उसका ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक इवॉल्व होके ड्रैगन ट्री ट्रंक में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, पर वो अब भी लेवल 1 में था। ट्री ट्रंक को इवॉल्व करने के लिए जीव को 1 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए था, जो उसके पास बिल्कुल नहीं था। जीव ट्री ट्रंक को छोड़ अपने डेंस फॉग को 6000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके स्ट्रेंथन करता है। डेंस फॉग इवॉल्व होके और ज्यादा स्ट्रॉन्गर, डेंस और रेडियस में बड़ा हो चुका था। फॉग अब मनचाहा शेप ले सकता था, आवाजें निकाल सकता था और यहाँ तक कि अटैक भी कर सकता था। डेंस फॉग एक तरीके से अब जीव की आंखें बन चुका था। ये क्या है? ये ड्रैगन कहाँ से आ गया? हे भगवान, ये ट्री गॉड और क्या नया तमाशा कर रहा है? डेंस फॉग के ट्रांसफॉर्मेशन से इंसान ही नहीं, बीस्ट भी घबराने लगे थे। फॉग कभी भूत प्रेत का तो कभी ड्रैगन्स का रूप लेके सबको डरा जो रहा था। जीयू साउकिंग को अपने न्यू डेंस फॉग के एबिलिटी से डराने की सोच ही रहा था कि तेजदार पर्पल रोशनी के साथ कुछ डायरेक्टली उसके रूट्स पे जाके रुकती है। जब जीयू गौर करता है तो वो साउकिंग को वहां पाता है। साउकिंग सेंटीपीड के शेल से अपने आप को घेर के रखी थी और तेजदार रोशनी इमिट कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि साउकिंग सिल्वर सेंटीपीड की एनर्जी को ऑब्जर्व कर चुकी थी और ट्रांसेंड लेवल में फर्स्ट ऑर्डर में इवॉल्व होने ही वाली थी। दूसरी तरफ साउलिंग की बॉडी भी जोरदार एनर्जी रिलीज कर रही थी। उसे देख उसके कॉलीग्स, उसके ट्रेनर्स
यहाँ तक कि प्रोफेसर भी दंग हो गए थे। प्रोफेसर सब कुछ छोड़ शाओलिंग को इवॉल्व करने में हेल्प करना चाहता था, क्योंकि ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गर जो हो रहा था। जहाँ एक तरफ शाओलिंग के बॉडी के इवोल्यूशन में हेल्प करने के लिए प्रोफेसर उसे बेस्ट फायर स्पिरिट रॉक दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ शाओकिंग के स्पिरिट के इवोल्यूशन में हेल्प करने के लिए जियू उसे लाइफ ऑफ एसेंस पिला रहा था। आखिरकार सबका इंतजार फल लाया। शाओकिंग अपने फर्स्ट ऑर्डर में पहुंच गई। वो अब इतना पावरफुल बन चुकी थी कि अपनी मेंटल अटैक से पूरे अंडरग्राउंड केव को, अर्थ के बड़े बड़े बोल्डर्स को तोड़ मरोड़ दे पा रही थी। बस करो, मुझे पता चल गया कि तुम पावरफुल बन गई हो, अब और ज्यादा दिखावा ना करो। जहां एक तरफ जियू शाओकिंग के एक्साइटमेंट को रोक रहा था, उसे शांत कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ शाओलिंग इवॉल्व तो हो चुकी थी, पर बिना शाओकिंग के कंट्रोल के सोल की स्लीपिंग ब्यूटी बनी हुई थी। जियू शाओकिंग के सक्सेस पे खुश था, उसके सेंटीपीड से मर्जिंग से खुश था। जहां शाओकिंग अपने पेट सेंटीपीड को पाके बहुत एक्साइटेड थी, पेट सेंटीपीड जो अपने मास्टर शाओकिंग के लिए कुछ भी कर सकता था, वहीं जियू अपने न्यू एबिलिटीज को शाओकिंग को दिखा रहा था, अपने ट्रांसफॉर्मेशन फॉग को दिखा रहा था। पर शाओकिंग ट्रांसफॉर्मिंग फॉग से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल अब बन चुकी थी कि उसके सामने ट्रांसफॉर्म फॉग कुछ भी नहीं था। वो इजीली अपने मेंटल अटैक से फॉग बीस्ट को तबाह कर रही थी। मास्टर, ट्रांसफॉर्मिंग फॉग पावरफुल जरूर हैं, पर मेंटल यूजर के सामने वो बेकार हैं। मेंटल पावर वाले फॉग से, फॉग की एनर्जी से आपके पास पहुंच सकते हैं। बेहतर होगा आप स्पिरिट स्टोन्स यूज करें और स्पिरिट स्टोन से खुद छिपे रहें। जियू शाओकिंग की बातें समझ जाता है। वो स्पिरिट स्टोन यूज करके फॉग बीस्ट में जान फूंक देता है। स्पिरिट स्टोन्स एक तरीके से फॉग बीस्ट के हार्ट बन चुके थे, फॉग बीस्ट को इंडिपेंडेंस दे चुके थे। अब फॉग बीस्ट रियल लगने लगे थे और इंट्रूडर्स पे कहर बरसाने के लिए तैयार थे। होता है एक अनजान शहर से, शहर जहां लड़ाई चल रही थी, मिसाइल्स की बौछार हो रही थी, जहां शहर को बचाने के लिए इंसान पूरी कोशिश कर रहे थे, टैंक्स और प्लेन से शहर को डिफेंड कर रहे थे, वहीं सी बीस्ट लगातार चल रहे एक्सप्लोजन से भी नहीं रुक रहे थे। समंदर से निकल के शहर की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। सी बीस्ट को इस बार लीड कर रहा था एक जायंट कोरल क्रैब। जायंट कोरल क्रैब सेकंड ट्रांसेंड लेवल का एक बीस्ट था, जो अपने सख्त सेल से अपने आप को और दूसरे सी बीस्ट को गोलियों के मिसाइल्स के बौछार से बचा रहा था। सी बीस्ट और इंसानों की लड़ाई से पूरा शहर जलने लगा था। सी बीस्ट का आतंक दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। मिलिट्री फोर्स जायंट सी क्रैब और उसके सी बीस्ट के सामने टिक नहीं पा रहे थे। वो फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट से मदद की उम्मीद कर रहे थे, पर मदद आया नहीं था। उनके आंखों के सामने पूरा शहर जल के राख हो गया था। सीन शिफ्ट होता है कैनियन पे, जहां शाओकिंग अपने मास्टर जियू को एक एड्रेस दे रही थी। एड्रेस शाओकिंग के गांव का, जहां जियू को अपने फॉल्कन्स भेज के कुछ लाना था, क्योंकि शाओकिंग अपने स्पिरिचुअल स्पिरिट बॉडी के साथ उस चीज को नहीं ला सकती थी। जब फॉल्कन्स डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो एक सिलेंडर कंटेनर के साथ शाओलिंग पहले से ही वहां पे रेडी थी। क्योंकि सालों बाद फॉल्कन शाओलिंग से मिल रहा था, अपनी बहन से मिल रहा था, तो दोनों के मिलने का नजारा देखने लायक था। जाओ, मास्टर को ये सिलेंडर दे दो, उसे कहीं गिराना मत। मैं भी कुछ देर में अपनी बॉडी छोड़ के मास्टर के पास जा रही हूँ। जब शाओकिंग अपने स्पिरिचुअल बॉडी में जियू के पास पहुंचती है तो देखती है कि जियू पहले से ही सिलेंडर खोल चुका था। सिलेंडर में उसे एक गोल्डन आंट मिला था। शाओकिंग से जियू को पता चलता है कि गोल्डन आंट को हजारों करोड़ों आंट की सेक्रीफाइस करके लैब में तैयार किया गया था। क्योंकि आंट की जिंदगी बस 2 दिनों की थी और उसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी, इसीलिए शाओकिंग उसे लेके आ पाई थी। आंट लेवल 1 में था, पर अवेकन स्टेज में पहुंच चुका था। जियू के सामने एक मिरेकल था, जिसको इंसानों ने बेकार समझ के ठुकरा दिया था। अपने 6 शार्प लेग्स और स्पेशल इंटेलिजेंस के साथ गोल्डन आंट जियू के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। तालाब के डायल्यूट लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदों से जियू मरते हुए गोल्डन आंट के शरीर में जान फूंक दिया था। देखते ही देखते गोल्डन आंट लाइफ ऑफ एसेंस पाके के इवॉल्व हो जाता है, म्यूटेंट गोल्डन आंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लेवल 5 में पहुंच जाता है। म्यूटेंट गोल्डन आंट, जिसका इनेट एबिलिटी हेवन शेकिंग पावर था, जो लाखों चींटियों की पावर पोजेस करता था, जो अपने 6 शार्प शिकल जैसे लेग से कुछ भी काट सकता था और जो फ्यूचर में अवेकन हो सकता था, वो अब जियू के अंडर आ चुका था। आंट की एबिलिटीज परखने के लिए, उसकी टेस्ट लेने के लिए जियू उस पे अपनी ब्रांचेस से अटैक कर देता है। जिस अटैक से हनीपॉट बैजर हमेशा घायल होता था, मार खाता था, उसी ब्रांचेस के अटैक को गोल्डन आंट ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, डॉज करने की कोशिश कर रहा था। जहां रिजल्ट देख शाओकिंग सरप्राइज थी, वहीं जियू गोल्डन आंट की स्पीड को देख खुश हो रहा था। थैंक यू मास्टर, मुझे बचाने के लिए। आज से मैं आपके लिए जान तक दे दूंगा, आपका सेवा करूंगा। जियू गोल्डन आंट की टेलीपैथी से कनेक्ट होके सरप्राइज हो गया था। टेलीपैथी जो शाओकिंग के सिवाय सिर्फ लेवल 9 के बीस्ट यूज कर सकते थे, वही टेलीपैथी को लेवल 5 का गोल्डन आंट यूज कर पा रहा था।
क्या देख रहे हो बेवकूफ शेर? तुम लेवल 9 में पहुंच के भी टेलीपैथी यूज नहीं कर पा रहे हो। तुम एक बेवकूफ उल्लू टाइगर हो। मैं इस आंट के साथ नहीं रह सकता। ये मुझे बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है। अरे कोई नहीं, जो लेट डेवलप होते हैं वो बहुत स्मार्ट बनते हैं। जहां क्यान किन रोते हुए व्हाइट टाइगर को समझा रही थी, वहीं टाइगर के वहां से जाने के बाद जियू गोल्डन आंट को स्पार्की बोल के नाम देता है और उसे उसका पोजीशन समझा देता है। जियू स्पार्की को 5th इन पोजीशन में रखता है और अंडरग्राउंड केव में जाके प्रैक्टिस करने का, स्ट्रॉन्गर बनने का कमांड देता है। दूसरी ओर कोस्टल एरिया में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर हंट कर करके स्ट्रॉन्गर बन रहा था। वो इवॉल्व होने वाला था, पर उसका खुले में इवॉल्व होना डेंजरियस था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर इवॉल्व होने के लिए जल्द से जल्द गहरे समंदर में या अपने मास्टर के प्रोटेक्शन में पहुंचना चाहता था, पर ऐसा हुआ नहीं। कैनियन जाने के रास्ते में ही एंशिएंट एम्परर एलिगेटर इवॉल्व हो जाता है और जिसका डर था वही हो जाता है। इंसानों का सैटेलाइट एक जोरदार स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट कर लिया था। स्पिरिचुअल मॉनिटरिंग ब्यूरो में हाई अलर्ट का अलार्म बज चुका था। स्क्रीन में 24,000 स्पिरिचुअल एनर्जी डिटेक्ट करके लोकेशन ढूंढ के एयरफोर्स को स्पिरिचुअल मॉनिटरिंग ब्यूरो उस बीस्ट को मारने के लिए डिप्लॉय कर चुका था। जहां एक तरफ जियू अपने ट्रांसफॉर्मिंग फॉग से क्यान किंग को डरा डरा के मजे लूट रहा था, गेम खेल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री एयरफोर्स के साथ एम्परर एलिगेटर के पास पहुंच चुका था। इंसानों को देख एंशिएंट एम्परर एलिगेटर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर इंसान एलिगेटर को अपने टारगेट को इतनी आसानी से भागने कैसे दे सकते थे। हेलीकॉप्टर एम्परर एलिगेटर को चारों तरफ से घेरने लगे थे, उसे मारने के लिए मिसाइल्स प्रिपेयर कर रहे थे। पूरे मिलिट्री ऑपरेशन को लीड कर रही थी स्पिरिचुअल मॉनिटरिंग ब्यूरो की मिलिट्री स्क्वाड की कैप्टन, जो खुद बैटलफील्ड में ना जाके पूरे ऑपरेशन को अपने नॉलेज से लीड कर रही थी। कैमरा नंबर 3 टूट गया, कैमरा नंबर 1 भी काम करना बंद कर गया। कैप्टन, ये क्रोकोडाइल सिल्वर सेंटीपीड से बहुत बड़ा है, इसे कैप्चर नहीं किया जा सकता। सबको मैसेज पहुंचा दो, क्रोकोडाइल को किसी भी हालत में मार दिया जाए। सिचुएशन को कैप्टन समझ चुकी थी। मिलिट्री स्क्वाड की कैप्टन किसी भी हालत में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को मौका देना नहीं चाहती थी, क्योंकि सिल्वर सेंटीपीड की तरह एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को पकड़ना नामुमकिन था और वो एम्परर एलिगेटर का किस्सा वहीं खत्म कर देना चाहती थी। दूसरी तरफ शाओकिंग जियू के पास पहुंच गई थी। मास्टर, बहुत बुरा हुआ। मास्टर, इंसानों ने एम्परर एलिगेटर को ढूंढ लिया। कई सारे एयरक्राफ्ट भेजा गया है एलिगेटर को मारने के लिए। सिर्फ एयरक्राफ्ट से नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमंस भी भेजा गया है एलिगेटर को काबू करने के लिए, और काबू ना हो तो मारने के लिए। दूसरे स्क्वाड के साथ मुझे भी भेजा गया है मास्टर। पर कैसे ढूंढ लिया इंसानों ने? एलिगेटर तो चालाक था, वो ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? नहीं मास्टर, इसमें एलिगेटर की कोई गलती नहीं। वो ट्रांसेंड होने के टाइम, इवॉल्व होने के टाइम सैटेलाइट से डिटेक्ट हुआ है। स्पिरिचुअल मॉनिटरिंग ब्यूरो ने एलिगेटर का डेंजर लेवल हाईएस्ट पे पहुंचा दिया है। पूरे फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट में अफरा तफरी मची हुई है। जियू मौके का गंभीरता समझ चुका था। जो फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट सिल्वर सेंटीपीड के मामले में अपना टांग नहीं अड़ाया था, वो फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट एम्परर एलिगेटर के मामले में अपनी टांग अड़ा रहा था। एक्शन में आ गया था, मामला को क्रिटिकल कर रहा था। जियू शाओकिंग को संभाल के रहने को और अपडेट देते रहने को बोल के उसे वहां से विदा कर देता है और सिटी मार के सारे फॉल्कन्स को बुलाने लगता है। फॉल्कन्स जो जियू के पहले बीस थे, आसमान के चैंपियन थे। उन्हीं फॉल्कन्स को एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को बचाने का, कैनियन में लाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी जियू दे देता है और जरूरत पड़े तो प्लेन्स को चकनाचूर करने का कमांड भी जियू दे देता है। जहां बिजली की रफ्तार से फॉल्कन्स अपने मास्टर का कमांड पूरा करने के लिए कैनियन से उड़ चले थे, वहीं जियू सोच में पड़ गया था कि अचानक फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट एक्शन में क्यों आया था। जियू मन ही मन सोचने लगा था कि कहीं उससे कुछ इन्फॉर्मेशन छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर्स और एम्परर एलिगेटर के बीच जंग छिड़ गई थी। जहां एलिगेटर बड़े बड़े पत्थर अपने पूंछ से उठा के हेलीकॉप्टर्स पे लॉन्च कर रहा था, वहीं मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स कॉन्टिन्यूअसली फायरिंग कर रहे थे। अपने मिसाइल से, अपने मशीन गन से एलिगेटर पे धमाके कर रहे थे। अब एलिगेटर का जीना या मरना फ्रीडम फेडरल रीइंफोर्समेंट के नेक्स्ट मूव पे और जियू के फॉल्कन्स के स्पीड पे टिका हुआ था। मिस्टी माउंटेन, जहां जियू का बीस्ट किंगडम छिपा हुआ था, उसी किंगडम के आसपास घुसपैठिया आ चुके थे, इंसान आ चुके थे और अपना कैंपिंग बेस बना रहे थे। कैंपिंग बेस में बहुत सारे मिलिट्री फोर्स जमा होने लगे थे और उनका मेन मकसद मिस्टी माउंटेन में छिपे क्रोकोडाइल को ढूंढना था, उसे खत्म करना था। पर इंसानों को नहीं पता था कि उन पे कई सारे आंखें नजर गड़ाए हुए हैं। जंगल के किनारे कैंपिंग बेस से थोड़ा दूर म्यूटेंट गोल्डन आंट इंसानों पे नजर रख रहा था, स्काउटिंग कर रहा था। म्यूटेंट गोल्डन आंट कभी भी इंसानों को माफ नहीं कर सकता था, क्योंकि इंसान उसके लाखों करोड़ों परिवार को मार जो दिए थे, उस पे कई बार एक्सपेरिमेंट किए थे, टॉर्चर किए थे। हो सके तो म्यूटेंट गोल्डन आंट इंसानों का नामो निशान मिटा देना चाहता था।
दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन्स की गहराई में कैनियन के नीचे एंशिएंट एम्परर एलिगेटर हील हो चुका था और अपने मास्टर जियू से बातचीत कर रहा था। जाओ, मिस्टी माउंटेन के सेंटर में जाओ और वहां एक लेक बनाओ। लेक कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हें लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदे दूंगा जिसे तुम लेक में डाल देना। जाओ और उस एरिया को अपना बनाओ, उस एरिया के बॉस बन जाओ। अपने मास्टर की कमांड सुनते ही एंशिएंट एम्परर एलिगेटर मिस्टी माउंटेन की सेंटर की तरफ निकल पड़ता है। जहां एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को देख दूसरे बीस्ट चिंता जता रहे थे, वहीं एंशिएंट एम्परर एलिगेटर उनकी फीलिंग्स समझ जाता है। वो सबको समझा देता है कि वो अब ठीक है और रिटर्न के बाद वो लोग खेलेंगे, मजे करेंगे बोल के सबके मुंह में स्माइल ले आता है। इम्पेंडिंग डेंजर को देख शाओकिंग अपने मास्टर से कंसल्ट करने लगती है। मास्टर, इंसान मिस्टी माउंटेन में क्रोकोडाइल को ढूंढते ढूंढते आ गए हैं, अब हम क्या करेंगे मास्टर? शाओलिंग की बातें सुन जियू चिंता में आ गया था, पर वो एक प्लान भी सोच के रखा था। क्योंकि इंसान बस एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को जानते थे, वो लोग एलिगेटर को ढूंढने के लिए मिस्टी माउंटेन्स में आए थे। पर इसका मतलब जियू और उसके बीस्ट पे डेंजर नहीं था, ये एक गलतफहमी था और ये गलतफहमी जियू बिल्कुल पाल नहीं सकता था। टाइम के साथ इंसान जियू को जरूर ढूंढ सकते थे और ये बात जियू अच्छी तरह जानता था। और इंसानों का स्वागत करने के लिए जियू अपने फॉग बीस्ट को डिप्लॉय कर चुका था। घने कोहरे में जैसे ही इंसान मिस्टी माउंटेन्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, उनके सामने कोहरे का डेंसिटी बढ़ने लगता है। व्यू पूरी तरह नेग्लिजिबल हो जाता है। सोल्जर्स के बीच पैनिक का माहौल बनने लगता है, डर का माहौल पैदा होने लगता है। जैसे ही सोल्जर्स घबरा के अपने बेस को कांटेक्ट करने लगते हैं, घने कोहरे से कोई फिगर आके एक सोल्जर को वहीं कुचल देता है। सोल्जर्स के सामने एक सर्पेंटाइन ड्रैगन खड़ा हो जाता है और सोल्जर्स पे कहर बरसाने लगता है, जिस पे गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था और जो सोल्जर्स को एक एक करके मारता चला जा रहा था। ये एक फॉग बीस्ट है, ये वाटर वेपर से बना है, इसलिए गोलियों का इस पे कोई असर नहीं हो रहा। फ्लेम थ्रोअर लाओ, इसको भून डालो। जैसे ही एक सोल्जर फ्लेम थ्रोअर का गन उठा के फॉग ड्रैगन पे एम करता है, किसी से एक जोरदार पंच पाके वहीं बेहोश हो जाता है। बैटल में किंग जाओ कूद चुका था, जो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए जियू के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। सिर्फ किंग जाओ ही नहीं, म्यूटेंट गोल्डन आंट भी बैटलफील्ड में अपना पैर रख चुका था और इंसानों का मैसेकर शुरू कर दिया था। सोल्जर्स वर्सेस म्यूटेंट आंट और किंग जाओ का बैटल शुरू हो चुका था। पूरे बैटल को कोहरे के अंदर से शाओकिंग और जियू देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे। मास्टर, मिस्टी माउंटेन्स के बारे में सब जान जाएंगे, इसके खतरे के बारे में सब जान जाएंगे। जानने दो, हम हमेशा छिप के नहीं रह सकते, पर मिस्टी माउंटेन को इतना खतरनाक जगह जरूर बना सकते हैं कि इंसान यहाँ पैर रखने के लिए भी डरे। जहाँ जियू इंसानों के दिल में अपने मिस्टी माउंटेन्स का खौफ पैदा करना चाहता था, वहीं सोल्जर्स के बीच एक ऐसा इंसान भी था जो होने वाले इंसिडेंट से, हेलुसिनोजेनिक स्किल से इतना डर गया था, खौफ में आ गया था कि अपनी होश, अपनी मेंटालिटी को ही खो चुका था, जिसको जिंदा रख के जियू मिलिट्री कैंपस में वापस भेजना चाहता था, क्योंकि वो एक तरीके का वार्निंग होता। अगर इंसान मैसेज ना समझ के मिस्टी माउंटेन्स में वापस आते तो वार होना पक्का था। पर इंसान तो इंसान ही थे, वो भला किसी वार्निंग से, किसी पागल सोल्जर के बातों से अपना एक्सप्लोरेशन, अपना हंटिंग कैसे रोक सकते थे। जल्द ही ह्यूमन कम्युनिटीज में, ऑर्गेनाइजेशन में और शहर में मिस्टी माउंटेन्स, उसके बीस्ट के बारे में और जिंदा फॉग के बारे में रूमर्स आग की तरह फैल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन्स के सेंटर में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर एक लेक बना चुका था। लेक जो 10 ड्रॉप्स ऑफ लाइफ ऑफ एसेंस के साथ दूसरे बीस्ट के लिए पैराडाइज बन चुका था। वहीं जियू शांत नहीं बैठा था, वो लगातार स्ट्रॉन्गर बन रहा था। 49,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके जियू अपने 2 ब्रांचेस को लेवल 3 में इवॉल्व कर चुका था। इवॉल्व होकर जियू के 2 ब्रांचेस हाथ जैसे, टेंटिकल्स जैसे बन चुके थे, जो इजीली किसी भी चीज को ग्रैब कर सकते थे और तोड़ सकते थे। जियू बस 2 ब्रांचेस से नहीं रुका था, 1 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके वो अपने मेन रूट को भी इवॉल्व कर चुका था। इवोल्यूशन के साथ जियू के स्पिरिचुअल वैल्यू 4,90,000 में पहुंच चुका था। जियू को एक लार्ज आर्मी चाहिए था, स्ट्रॉन्गर कंपेनियंस चाहिए था और स्ट्रॉन्गर कंपेनियंस की इंफॉर्मेशन के लिए जियू एंशिएंट एम्परर एलिगेटर के साथ जुड़ जाता है, उसके एक्सप्लोर एरिया के बारे में पूछने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस एरिया में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अटैक होने से पहले गया था, वो एक लार्ज रिवर था, रिवर जो अपने अंदर कई सारे सीक्रेट्स छिपाए रखा था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर नदी के गहराई में तो छानबीन नहीं किया था, पर नदी के अंदर से उसे कई सारे ट्रांसेंडेंट क्रिएचर्स की मौजूदगी महसूस हुआ था। वो क्रिएचर्स इतने पावरफुल थे कि एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को उनके मौजूदगी से ही गूज़बम्प्स आ रहे थे। वो सारे क्रिएचर्स नदी के गहराई में रह के अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सैटेलाइट से छिपाए रखे थे। सीन शिफ्ट होता है सिटी जेड में, जहाँ एक पागल सोल्जर का इलाज कुछ डॉक्टर्स करने की कोशिश कर रहे थे। ये सोल्जर आंख बचे हुए इंसानों में से था,
जो किसी वजह से मिस्टी माउंटेन से वापस आ गया था। छोड़ दो मुझे, मेरे करीब मत आओ। सोल्जर इतना डर गया था कि वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था। वो किसी को अपने पास आने नहीं दे रहा था। वो जिंदा रह के भी जिंदा लाश बन चुका था। सोल्जर्स की हालत देख साइकिक मॉनिटरिंग स्टेशन का ऑफिसर बहुत गुस्सा हो जाता है और 10 सुपर ह्यूमंस और आर्मी के एक टुकड़े के साथ वो ऑफिसर खुद मिस्टिक माउंटेन में जाने के लिए निकल पड़ता है। मिस्टी माउंटेन को जलाने के लिए निकल पड़ता है।